नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कथा कहानियाँ और हिंदी कथा साहित्य संचन में। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानियों में से जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है ज्योति। विधवा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत कटु हो गया था। जब बहुत जी जलता तो अपने मृत पति को कोसती, आप तो सिधार गए, मेरे लिए यह जंजाल छोड़ गए। जब इतनी जल्दी जाना था तो ब्याह न जाने किस लिए किया। घर में भूनी भांग नहीं, चले थे ब्याह करने। वह चाहती तो दूसरी से सगाई कर लेती। अहीरों में इसका रिवाज है। देखने सुनने में भी बुरी न थी। दो एक आदमी तैयार भी थे, लेकिन बूटी पतिव्रता कहलाने के मोह को न छोड़ सकी। और यह सारा क्रोध उतरता था बड़े लड़के मोहन पर, जो अब 16 साल का था। सोहन अभी छोटा था और मैना लड़की थी। ये दोनों अभी किसी लायक न थे। अगर ये तीनों ना होते तो बूटी को क्यों इतना कष्ट होता। जिसका थोड़ा सा काम कर देती वही रोटी कपड़ा दे देता। जब चाहती किसी के सिर बैठ जाती। अब अगर वह कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे कि 3-3 बच्चों के होते हुए इसे यह क्या सूझी। मोहन भरसक उसका भार हल्का करने की कोशिश करता था। गाय भैंसों को सानी पानी देना, दुहना मतना, यह सब कर लेता। लेकिन बूटी का मुंह सीधा न होता था। वह रोज एक न एक कुचड़ निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी घुड़कियों की परवाह करना छोड़ दिया था। पति उसके सिर गृहस्थी का यह भार पटक कर क्यों चला गया, उसे यही गिला था। बेचारी का सर्वनाश ही कर दिया। न खाने का सुख मिला, न पहनने ओढ़ने का, न और किसी बात का। इस घर में क्या आई मानो भट्टी में पड़ गई। उसकी वैधव्य साधना और अतृप्त भोग लालसा में सदैव द्वंद्व सा मचा रहता और उसकी जलन में उसके हृदय की सारी मृदुता जलकर भस्म हो गई थी। पति के पीछे और कुछ नहीं तो बूटी के पास 400-500 के गहने थे, लेकिन एक एक करके सब उसके हाथ से निकल गए। उसी मोहल्ले में उसकी बिरादरी में कितनी ही औरतें थीं जो उससे जेठी होने पर भी गहने चमकाकर, आंखों में काजल लगाकर, मांग में सिंदूर की मोटी सी रेखा डालकर मानो उसे जलाया करती थी। इसलिए अब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को खुशी होती और यह सारी जलन वह लड़कों पर निकालती, विशेषकर मोहन पर। वह शायद संसार की सारी स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी। कुत्सा में उसे विशेष आनंद मिलता था। उसकी वंचित लालसा जल न पाकर ओस चाट लेने में ही संतुष्ट होती थी। फिर यह कैसे संभव था कि वह मोहन के विषय में कुछ सुने और पेट में डाल ले। ज्यों ही मोहन संध्या समय दूध बेचकर घर आया, बूटी ने कहा, देखती हूँ तू अब सांड बनने पर उतारू हो गया है। मोहन ने प्रश्न के भाव से देखा। कैसा सांड, बात क्या है? इस पर बूटी बोली, तू रुपया से छिप छिप कर नहीं बोलता हंसता, उस पर कहता है कैसा सांड। तुझे लाज नहीं आती? घर में पैसे पैसे की तंगी है और वहाँ उसके लिए पान लाए जा रहे हैं, कपड़े रंगाए जाते हैं। मोहन ने विद्रोह का रूप धारण किया। अगर उसने मुझसे 4 पैसे के पान मांगे तो क्या करता? कहता कि पैसे दे तो लाऊंगा। अपनी धोती रंगने को दे दी तो उससे रंगाई मांगता। हाँ, मोहल्ले में एक तू ही तो धन्ना सेठ है, और किसी से उसने क्यों ना कहा? इस पर मोहन ने कहा, यह वह जाने, मैं क्या बताऊं। इस पर बूटी ने कहा, तुझे अब छैला बनने की सूझती है? घर में भी कभी 1 पैसे का पान लाया? इस पर मोहन ने कहा, यहाँ पान किसके लिए लाता? तो बूटी ने कहा, क्या तेरे लिखे घर में सब मर गए? इस पर मोहन ने कहा, मैं न जानता था माँ, तुम पान खाना चाहती हो। इस पर बूटी ने कहा, हाँ, संसार में 1 रुपया ही तो पान खाने जोग है। इस पर मोहन ने कहा, शौक सिंगार की भी उम्र होती है। बूटी जल उठी। उसे बुढ़िया कह देना उसकी सारी साधना पर पानी फेर देना था। बुढ़ापे में उन साधनों का महत्व ही क्या। जिस त्याग कल्पना के बल पर वह स्त्रियों के सामने सिर उठाकर चलती थी, उस पर इतना कुठारा घात। इन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी। उसके आदमी को मरे आज 5 साल हुए, तब उसकी चढ़ती जवानी थी। 3 बच्चे भगवान ने उसके गले मर दिए, नहीं तो अभी वह भी क्या दिन की थी। चाहती तो वह भी ओंठ लाल किए, पाँव में महावर लगाए, बिछुए पहने मटकती फिरती। यह सब उसने इन लड़कों के कारण त्याग किया। और आज मोहन उसे बुढ़िया कहता है। रुपया उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो चुईया सी लगे, फिर भी वह जवान है और बूटी बुढ़िया है। गुस्से में बोली, हाँ और क्या, मेरे लिए तो अब फटे चिथड़े पहनने के दिन हैं। जब तेरा बाप मरा था तो मैं रुपया से 2-4 साल ही तो बड़ी थी। उस वक्त कोई घर कर लेती
तो तुम लोगों का कहीं पता ना लगता, गली गली भीख मांगते फिरते। लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर तू फिर उससे बोला तो या तो तू इस घर में रहेगा या मैं रहूँगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा। इस पर बूटी ने पूछा, कैसी बात? मोहन ने कहा, सगाई की। तो बूटी ने कहा, अगर रुपया मेरे घर में आई तो झाड़ू मार कर निकाल दूंगी। यह सब उसकी माँ की माया है। वह कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीने लाती है। रांड से इतना भी देखा नहीं जाता, चाहती है उसे सौत बनाकर छाती पर बिठा दे। मोहन ने व्यथित कंठ में कहा, अम्मा ईश्वर के लिए चुप करो, क्यों अपना आपा पानी खो रही हो? मैंने तो समझा था 4 दिनों में मैना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेली पड़ जाओगी, इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो। इस पर बूटी ने कहा, तू आज से यहीं आंगन में सोया कर। इस पर मोहन बोला, और गायें भैंसें बाहर पड़ी रहेंगी? इस पर बूटी बोली, पड़ी रहने दे, कोई डाका नहीं पड़ा जाता। इस पर मोहन ने कहा, मुझ पर तुझे संदेह है? तो बूटी ने कहा, हाँ। इस पर मोहन ने कहा, तो मैं न सोऊंगा यहाँ पर। इस पर बूटी बोली, तो निकल जा घर से। इस पर मोहन ने कहा, हाँ तेरी यही इच्छा है तो निकल जाऊंगा। मैना ने भोजन पकाया तो मोहन ने कहा, मुझे भूख नहीं है। बूटी उसे मनाने न आई। मोहन का युवक हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। उसका घर है, ले ले, अपने लिए वह कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेगा। रुपया ने उसके सूखे जीवन में एक स्निग्धता भर दी थी। अब वह एक अव्यक्त कामना से चंचल हो रहा था। जीवन कुछ सूना सूना लगता था। रुपया ने नव वसंत की भांति उसे आकर पल्लवित कर दिया था। मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा। कोई काम करना होता पर ध्यान रुपया की तरफ लगा रहता। सोचता उसे क्या लेकर दे कि वह प्रसन्न हो जाए। अब कौन मुंह लेकर उसके पास जाएगा? क्या उससे कहे कि अम्मा ने मुझे तुझसे मिलने को मना किया है? अभी कल ही तो बरगद के नीचे इन दोनों में कैसी कैसी बातें हुई थीं। मोहन ने कहा था, रूपा तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें 100 गाहक मिल जाएंगे। मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है? इस पर रुपया ने जो जवाब दिया था वह तो संगीत की तरह अब भी उसके प्राण में बसा हुआ है। रुपया ने कहा था, मैं तो तुमको चाहती हूँ मोहन, अकेले तुमको। परगने के चौधरी भी आ जाएं तब भी तुम मोहन हो, मजूरी करो तब भी मोहन हो। उसी रुपया से आज वह जाकर कहे, मुझे अब तुमसे कोई सरोकार नहीं है। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे घर की परवाह नहीं है। वह रुपया के साथ माँ से अलग रहेगा। इस जगह ना सही, किसी दूसरे मोहल्ले में सही। इस वक्त भी रुपया उसकी राह देख रही होगी। कैसे अच्छे बीड़े लगाती है। कहीं अम्मा सुन पावें कि रात को रुपया के द्वार पर गया था तो प्राण ही दे दे प्राण। अपने भाग तो नहीं बखानती कि ऐसी देवी बहू मिली जाती है। ना जाने क्यों रुपया से इतना चढ़ती है। वह जरा पान खा लेती है, जरा साड़ी रंग कर पहनती है, बस यही तो। चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। रुपया आ रही है। हाँ वही है, वही है। रुपया उसके सिरहाने आकर बोली, सो गए क्या मोहन? घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आए क्यों नहीं? मोहन नींद का बहाना किए पड़ा रहा। रुपया ने उसका सिर हिलाकर फिर कहा, क्या सो गए मोहन? उन कोमल उंगलियों के स्पर्श में क्या सिद्धि थी कौन जाने। मोहन की सारी आत्मा उन्मत्त हो उठी। उसके प्राण मानो बाहर निकलकर रुपया के चरणों में समर्पित हो जाने के लिए उछल पड़े। देवी वरदान के लिए सामने खड़ी है। सारा विश्व जैसे नाच रहा है। उसे मालूम हुआ जैसे उसका शरीर लुप्त हो गया है। वह केवल एक मधुर स्वर की भांति विश्व की गोद में चिपटा हुआ उसके साथ नृत्य कर रहा है। रुपया ने फिर कहा, अभी से सो गए हो क्या जी? तो मोहन बोला, जरा नींद आ गई थी रूपा। तुम इस वक्त क्या करने आई? कहीं अम्मा देख ले तो मुझे मार ही डाले। इस पर रूपा ने कहा, तुम आज आए क्यों नहीं? तो मोहन ने जवाब दिया, आज अम्मा से लड़ाई हो गई। क्या कहती थी? मोहन बोला, कहती थी रुपया से बोलेगा तो मैं प्राण दे दूंगी। तो रुपया ने कहा, तुमने पूछा नहीं रुपया से क्यों चिढ़ती हो? इस पर मोहन ने कहा, अब उनकी बात क्या कहूँ रूपा, वे किसी का खाना पहनना नहीं देख सकती। अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। इस पर रूपा ने कहा, मेरा जी न मानेगा। इस पर मोहन ने कहा, ऐसी बात करोगी तो तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। इस पर रूपा बोली, तुम बस मेरे पास दिन में एक बार आ जाया करो, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। इस पर मोहन बोला, और अम्मा जो बिगड़ेंगी? तो रूपा ने कहा, तो मैं समझ गई, तुम मुझे प्यार नहीं करते। मोहन ने कहा, मेरा बस होता तो तुमको अपने प्राण में रख लेता।
इसी समय घर के किवाड़ खटके और रुपया भाग गई। मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागर सा भरा हुआ था। वह सोहन को बराबर डांटता रहता था। सोहन आलसी था, घर के काम धंधे में जी न लगाता था। मोहन को देखते ही वह छिपकर भाग जाने के अवसर खोजता था। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, धोती बहुत मैली हो गई है सोहन, धोबी को क्यों नहीं देते? सोहन को इन शब्दों में स्नेह की गंध आई। बोला, धोबिन पैसे मांगती है। इस पर मोहन ने कहा, तो पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते? तो सोहन बोला, अम्मा कौन पैसे दिए देती है। फिर मोहन ने कहा, तो मुझसे ले लो, और यह कहकर उसने एक इकन्नी उसकी ओर फेंक दी। सोहन प्रसन्न हो गया। भाई और माता दोनों ही उसे धिक्कारते रहते थे। बहुत दिनों बाद आज उसे स्नेह की मधुरता का स्वाद मिला। इकन्नी उठा ली और धोती को वहीं छोड़कर गाय को खोलकर ले चला। मोहन ने कहा, रहने दे, मैं इसे लिए जाता हूँ। तो सोहन ने पगड़िया मोहन को देकर फिर पूछा, तुम्हारे लिए चिलम रख लाऊं? जीवन में पहली बार सोहन ने भाई के प्रति ऐसा सद्भाव प्रकट किया था। इसमें क्या रहस्य है, ये मोहन की समझ में नहीं आया। बोला, आग हो तो रखाओ। इसी बीच मैना सिर के बाल खोले आंगन में बैठी घरौंदा बना रही थी। मोहन को देखते ही उसने घरौंदा बिगाड़ दिया और आंचल से बाल छिपाकर रसोई घर में बर्तन उठाने चली। तो मोहन ने पूछा, क्या खेल रही थी मैना? मैना डरी हुई बोली, कुछ नहीं तो। इस पर मोहन ने कहा, तू बहुत अच्छे घरौंदे बनाती है, जरा बना, मैं भी तो देखूं। मैना का रुआं सा चेहरा खिल उठा। प्रेम के शब्द में कितना जादू है। मुंह से निकलते ही जैसे सुगंध फैल गई। जिसने सुना उसका हृदय खिल उठा। जहाँ भय था वहाँ विश्वास चमक उठा। जहाँ कटुता थी वहाँ अपनापा छलक पड़ा। चारों ओर चेतना दौड़ गई। कहीं आलस्य नहीं, कहीं खिन्नता नहीं। मोहन का हृदय आज प्रेम से भरा हुआ था। उसमें सुगंध का विकर्षण हो रहा था। मैना घरौंदा बनाने बैठ गई। मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुलझाते हुए कहा, तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा मैना? नेवता दे, कुछ मिठाई खाने को मिले। मैना का मन आकाश में उड़ने लगा। जब भैया पानी मांगे तो वह लोटे को राख से खूब चमाचम करके पानी लेकर आएगी। बोली, अम्मा पैसे नहीं देती। गुड्डा तो ठीक हो गया है, टीका कैसे भेजूं? इस पर मोहन ने पूछा, कितने पैसे लेगी? तो मैना ने कहा, 1 पैसे के बतासे लूँगी, 1 पैसे का रंग, जोड़े तो रंगे जाएंगे कि नहीं? तो इस पर मोहन ने कहा, हाँ 2 पैसे में तेरा काम चल जाएगा? तो वह बोली, हाँ 2 पैसे दे दो भैया, तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाएगा। मोहन ने 2 पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए। मैना लपकी तो मोहन ने हाथ ऊपर उठा लिया। मैना ने हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू किया। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया और मैना ने पैसे ले लिए और नीचे उतरकर नाचने लगी। फिर अपनी सहेलियों को विवाह का न्योता देने के लिए भागी। इसी बीच बूटी गोबर का झावा लिए आ पहुंची। मोहन को खड़े देखकर कठोर स्वर में बोली, अभी तक मटर गश्ती ही हो रही है, भैंस कब दुही जाएगी? आज बूटी को मोहन ने विद्रोह भरा जवाब न दिया, जैसे उसके मन में माधुर्य का कोई सोता सा खुल गया हो। माता को गोबर का बोझ लिए देखकर उसने झावा उसके सिर से उतार लिया। बूटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस दो, मैं तो गोबर लिए जाती हूँ। इस पर मोहन बोला, तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो, मुझे क्यों नहीं बुलवा लेती? माता का हृदय वात्सल्य से गदगद हो उठा। तू जा अपना काम देख, मेरे पीछे क्यों पड़ता है? इस पर वह बोला, गोबर निकालने का काम मेरा है। तो माता ने कहा, दूध कौन दुहेगा? मोहन ने कहा, वह भी मैं करूँगा। तो माता बोली, तू इतना बड़ा जोधा है कि सारे काम कर लेगा? इस पर मोहन बोला, जितना कहता हूँ उतना कर लूँगा। इस पर माता बोली, तो मैं क्या करूँगी? तो मोहन ने कहा, तुम लड़कों से काम लो, जो तुम्हारा धर्म है। इस पर बूटी बोली, मेरी सुनता है कोई? आज मोहन बाजार से दूध पहुंचाकर लौटा तो पान, कत्था, सुपारी और एक छोटा सा पानदान और थोड़ी सी मिठाई लाया। बूटी बिगड़ कर बोली, आज पैसे कहीं फालतू मिल गए थे क्या? इसी तरह उड़ावेगा तो क्या दिन निभा होगा? इस पर मोहन बोला, मैंने तो 1 पैसा भी नहीं उड़ाया अम्मा, पहले मैं समझता था तुम पान खाती ही नहीं। तो इस पर बूटी बोली, तो अब मैं पान खाऊंगी? तो मोहन ने कहा, हाँ और क्या, जिसके 2-2 जवान बेटे हों, क्या वह इतना शौक भी ना करे? बूटी के सूखे कठोर हृदय में कहीं से कुछ हरियाली निकल आई। एक नन्ही सी कोंपल थी, उसके अंदर कितना रस था। उसने मैना और सोहन को 1-1 मिठाई दी और एक मोहन को देने लगी। तो अम्मा,
को वह बोला, मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था अम्मा। तो अम्मा ने कहा, तो तू बूढ़ा हो गया है क्यों? इस पर मोहन ने कहा, इन लड़कों के सामने तो बूढ़ा ही हूँ। तो बूटी बोली, लेकिन मेरे सामने तो लड़का ही है। मोहन ने मिठाई ले ली। मैना ने मिठाई पाते ही गप से मुंह में डाल ली थी। वह केवल मिठाई का स्वाद जीभ पर छोड़कर कब की गायब हो चुकी थी। तो वह मोहन को ललचाई आंखों से देखने लगी। मोहन ने आधा लड्डू तोड़कर मैना को दे दिया। एक मिठाई दोने में बची थी। बूटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ाकर कहा, लाया भी तो इतनी सी मिठाई, या ले ले। मोहन ने आधी मिठाई मुंह में डालकर कहा, वह तुम्हारा हिस्सा है अम्मा। इस पर बूटी ने गदगद होकर कहा, तुम्हें खाते देखकर मुझे जो आनंद मिलता है उसमें मिठास से ज़्यादा स्वाद है। उसने आधी मिठाई सोहन और आधी मोहन को दे दी, फिर पानदान खोलकर देखने लगी। आज जीवन में पहली बार उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य भाग कि जिस पति के राज में जिस विभूति के लिए तरसती रही वह लड़के के राज में मिली। पानदान में कई कुल्हियाँ हैं और देखो 2 छोटी छोटी चिमचियाँ भी हैं। ऊपर कड़ा लगा हुआ है, जहाँ चाहो लटका कर ले जाओ। ऊपर की तश्तरी में पान रखे जाएंगे। ज्यों ही मोहन बाहर चला गया, उसने पानदान को मांझ कर धोकर उसमें चूना कत्था भरा, सुपारी काटी और पान को भिगोकर तश्तरी में रखा। तब एक बीड़ा लगाकर खाया। उस बीड़े के रस ने जैसे उसके वैधव्य की कटुता को स्निग्ध कर दिया। मन की प्रसन्नता व्यवहार में उदारता लाती है। अब वह घर में नहीं बैठ सकती। उसका मन इतना गहरा नहीं कि इतनी बड़ी विभूति उसके मुंह में जाकर गुम हो जाए। एक पुराना आईना पड़ा हुआ था, उसमें मुंह देखा। ओंठों पर लाली है। मुंह लाल करने के लिए थोड़े ना उसने पान खाया था। तभी धनिया ने आकर कहा, काकी तनिक रस्सी दे दो, मेरी रस्सी टूट गई है। कल की बात होती तो बूटी ने साफ कह दिया होता, मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है, रस्सी टूट गई है तो बनवा लो। लेकिन आज उसने धनिया को रस्सी निकाल कर दी और प्रसन्न मुख से कहा, सद्भाव से पूछा, लड़के के दस्त बंद हुए कि नहीं धनिया? धनिया ने उदास मन से कहा, नहीं काकी, आज तो दिन भर दस्त आए, जाने दांत आ गए हैं। इस पर वह बोली, पानी भर ले तो चल जरा देखूं, दांत ही है या कुछ और फसाद है, किसी की नज़र वजर तो नहीं लगी? इस पर धनिया बोली, अब क्या जाने काकी, कौन जाने किसकी आंख फूटी हो। इस पर बूटी ने कहा, चंचल लड़कों को नज़र का बड़ा डर रहता है, जिसने चुमकार कर बुलाया झट उसकी गोदी में चला जाता है। ऐसा हंसता है कि तुमको क्या कहूँ, कभी कभी माँ की नज़र भी लग जाती है। इस पर धनिया बोली, ऐ बोलो काकी, भला कोई अपने लड़के को नज़र लगाएगा? तो बूटी ने कहा, यही तो तू समझती नहीं, नज़र अपने आप लग जाती है। धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली गई। तू अकेली है, आजकल घर के काम धंधे में भी बड़ा हर्जा होता होगा ना? तो वह बोली, नहीं काकी, रुपया आ जाती है, घर का कुछ काम कर देती है, नहीं तो अकेले तो मेरी मरण हो जाती। बूटी को आश्चर्य हुआ, रुपया को तो वह केवल तितली समझती थी, रुपया? तो धनिया ने कहा, हाँ काकी, बेचारी बड़ी सीधी है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, लड़के को संभालती है। गाड़े समय कौन किसी की बात पूछता है काकी? उसे तो अपने मिस्सी काजल से छुट्टी ना मिलती होगी। इस पर धनिया बोली, यह तो अपनी अपनी रुचि है काकी, मुझे तो इस मिस्सी काजल वाली ने जितना सहारा दिया उतना किसी भक्तिन ने ना दिया। बेचारी रात भर जागती रही, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। हाँ, जब तक जीऊँगी उसका जस गाऊंगी। इस पर बूटी बोली, तू उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया। पान के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, किनारदार साड़ियाँ कहाँ से आती हैं? इस पर धनिया बोली, मैं इन बातों में नहीं पड़ती काकी, फिर शौक श्रृंगार करने का किसका जी नहीं चाहता, खाने पहनने की यही तो उम्र है। धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया तो बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और पेट में धीरे धीरे उंगली गड़ाकर देखा और नाभि पर हींग का लेप करने को कहा। रुपया बेनिया लेकर आई और उसे झलने लगी। तो बूटी ने कहा, ला बेनिया मुझे दे दे। तो रुपया बोली, मैं डुला दूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी? इस पर बूटी ने कहा, तू दिन भर यहाँ काम धंधा करती है, थक गई होगी। तो इस पर रूपा बोली, तुम इतनी भली मानस हो, और लोग कहते थे वह बिना गाली के बात नहीं करती, मारे डर के तो मैं तुम्हारे पास ना आई। इस पर बूटी मुस्कुराई और बोली, लोग झूठ तो नहीं कहते। इस पर रूपा ने कहा, मैं आंखों की देखी मानूं कि कानों की सुनी। अब बूटी सोचने लगी,
कहीं कुछ कह तो नहीं दिया मोहन ने। दूसरी लड़की होती तो मेरी ओर से मुंह फेर लेती, मुझे जलाती, मुझसे ऐंठती। इसे तो जैसे कुछ मालूम ही ना हो सकता है मोहन ने इसे कुछ कहा ही ना हो। हाँ, शायद यही होगा। आज रुपया बूटी को बड़ी सुंदर लगी। ठीक ही तो है, अभी शौक श्रृंगार ना करेगी तो कब करेगी। शौक श्रृंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं। किसी के घर में आग लग जाए उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका काम तो खाली दूसरों को रिझाना है। जैसे अपने रूप की दुकान सजाए राह चलतों को बुलाती हूँ कि जरा इस दुकान की सैर भी करते जाइए। ऐसे उपकारी प्राणियों का श्रृंगार बुरा नहीं लगता, बल्कि और भी अच्छा लगता है। इससे मालूम होता है कि इनका जितना रूप सुंदर है उतना ही मन भी सुंदर है। फिर कौन नहीं चाहता कि लोग उसके रूप का बखान करें। किसी दूसरे की आंखों में छुप जाने की आलसा नहीं होती। बूटी का यौवन कब का विदा हो चुका, फिर भी यह लालसा बनी हुई है कि कोई उसे रस भरी आंखों से देख ले तो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है। जमीन पर पाँव नहीं पड़ते। फिर रूपा तो अभी जवान है। उस दिन से रूपा प्रायः दिन में 1-2 बार नित्य बूटी के घर आती। बूटी ने मोहन से आग्रह करके उसके लिए अच्छी सी साड़ी मंगवा दी। अब अगर रूपा कभी बिना काजल लगाए या बेरंगी साड़ी पहने आ जाती तो बूटी कहती, बहू बेटियों को यह जोगिया भेष अच्छा नहीं लगता, यह भेष तो हम जैसी बूढ़ियों के लिए है। रूपा ने एक दिन कहा, तुम बूढ़ी कहाँ से हो गई अम्मा, लोगों को इशारा मिल जाए तो भौरों की तरह तुम्हारे द्वार पर धरना देने लगे। बूटी ने मीठे तिरस्कार से कहा, चल फिर मैं तेरी माँ की सौत बन के रहूँगी। इस पर वह बोली, अम्मा तो बूढ़ी हो गई। तो बूटी ने कहा, तो क्या तेरे दादा अभी जवान बैठे हैं। तो वह बोली, हाँ ऐसा ही है, बड़ी अच्छी मिट्टी है उनकी। बूटी ने उसकी ओर रस भरी आंखों से देखकर पूछा, अच्छा बता, मोहन से तेरा ब्याह कर दूं? इस पर रूपा लजा गई, मुख पर गुलाब की आभा दौड़ गई। आज मोहन दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा, कुछ रुपए पैसे जुटा, मैं रूपा से तेरी बातचीत कर रही हूँ। तो देखा दोस्तों, इसमें प्यार कितना बड़ा मरहम है। अगर हम प्यार से बात करते हैं तो हम दूसरों के दिलों को जीत लेते हैं। हालांकि कहानी के शुरू में ये दिखाया था कि बूटी बहुत दुखी रहती है क्योंकि वो बहुत जल्दी विधवा हो गई थी। वो सजना संवरना चाहती थी लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपने बच्चे पालने थे और घर में पैसे की भी कमी थी। हालांकि वो किसी तरह से अपने बच्चों का गुजारा चला रही थी, लेकिन उसके मन का यह क्लेश गुस्से के रूप में उसके मन से निकलता ही रहता था और उसकी जुबान से दूसरों के लिए कड़वी भाषा ही निकलती थी। और ऐसे में वह अपने बेटे पर भी गुस्सा करने से बाज ना आती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं उसका पला पलाया बेटा उसके हाथ से ना निकल जाए। लेकिन मोहन ने जब प्यार का स्वाद चखा तो उसके अंदर भी स्नेह की धारा सी बह निकली। वह अपने छोटे भाई बहन से प्रेम से बात करने लगा और उसने अपनी माँ से भी प्रेम से बात की। माँ की कड़वी बातों का बुरा नहीं माना। हालांकि माँ ने उसे सिर्फ इशारे में कहा था कि क्या उसे पान खाना नहीं पसंद, लेकिन अपनी माँ की इच्छा समझकर वह अपनी माँ के लिए पानदान लेकर आया। और यही नहीं, यहाँ पर रूपा का किरदार भी बहुत अच्छा दिखाया गया है। हालांकि उसे पता था कि बूटी उसे पसंद नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी वह बूटी को प्यार से ही मिलती है और धीरे धीरे प्यार से वह बूटी का मन बदल देती है और बूटी को वह अपनी लड़की की तरह प्यारी लगने लगती है और वो मोहन से उसकी शादी का सपना ले लेती है। दोस्तों, हमें भी अपने सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। प्यार कई बीमारियों को, कई तरह के दुख क्लेशों को दूर कर देता है। फिर किसी का बोलने का तरीका कैसा भी हो, उससे हमें अपने बोलने का तरीका, हमें अपने रहने के तरीके में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।